यहाँ पे आके बहुत चीज़ें ये समझ आए कि हरियाणवी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह नहीं बोली जाती। बोलना इट्स नॉट कम्युनिकेशन, हमें ऐसा लगता है कि बोलना इट्स कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स की सबसे बड़ी स्किल जो है वो लिसनिंग स्किल्स है। इनमें से कई लोग ना ऐसे होंगे कि जो मार्वल डीसी का कंटेंट भी देखते हैं, संकेत भोसले, संकेत मात्रे जैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ये लोग जानते हैं, ओके। ठीक है। तो इनमें से कई लोग बनना भी चाहते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आपने वॉइस ओवर भी किया है, तो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए अपने अंदर क्या स्किल्स पहले होनी चाहिए कि आप भाई जॉब मार्केट में जा सको या फिर किसी भी चीज़ का वॉइस ओवर कर सको? एक सीए है, उन्होंने कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बता दिया, निकाल दिया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करा है, मैं तो सीए नहीं हूँ ना। अब आप मुझे कैसे बताओगे कि ये आपकी कंपनी के लिए बेटर ऑप्शंस है और ये नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, वहाँ पे आपकी स्किल सेट चेंज हो जाएगी। आप सीए नहीं हो, अब आप मेरे को कन्विंस करने वाले हो कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए अपनी कंपनी को आगे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। एज अ कम्युनिकेशन कोच, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके पास सबसे ज़्यादा हेल्प के लिए आते हैं? कैसे हो भाई लोग? काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से बात करके काफ़ी मज़ा आ रहा है। देखो, मैंने एक पोल डाला था कुछ टाइम पहले कि क्या मुझे सक्सेसफुल लोगों के साथ दोबारा से पॉडकास्ट करना शुरू कर देना चाहिए। लास्ट टाइम मैं कंसंट्रेटेड था सिर्फ यूट्यूब ज़ोन तक, जहाँ पर मैंने देसी नर्ड, सुपर सुपर और मतलब कैप्टन बी टू के साथ मैंने पॉडकास्ट नहीं किया। पीजे एक्सप्लेन, कॉमिक वर्स, सब लोगों के साथ पॉडकास्ट किया। प्लस उसके बाद कॉमेडियंस लाइक इंदर सहानी और विवेक मुरलीधरन, सारे कॉमेडियंस के साथ पॉडकास्ट किया मैंने। बट अब बात आती है कि क्या सिर्फ वहाँ तक गेम ख़त्म कर देना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि भाई नहीं, अभी और भी बातें करनी बाकी हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक करियर पर्सपेक्टिव से ऐसे लोगों से मिलवाऊँ जो लोग आपकी एक्चुअल में लाइफ में हेल्प कर सकते हैं और जो एक्चुअल में आपका करियर बिल्ड करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो इसी वजह से आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई हैं। इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट होना है, इंटरव्यू में किस तरीके से काम करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कौन सी चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टूडेंट्स को सिखाई भी हैं, सिखा भी रहे हैं। प्लस आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका वोकैबलरी कैसी होनी चाहिए, आपकी वॉइस पे कमांड आपका कैसा होना चाहिए, ये सारी स्किल्स जो है ये आपको सिखाएंगे। आरजे बनना है, होस्ट बनना है, आईपीएल में जाके कमेंट्री करनी है, सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में आप लोगों को समझाएंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्लस आप लोगों को अभी क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगता है तो अब अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगता है, अभी से बोलूँगा यार चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं और ऐसे पॉडकास्ट को लेकर आता रहूँ और ऐसे गेस्ट लेकर आता रहूँ और आप लोगों को मतलब एक बहुत बढ़िया तरीके से ऐसी एडवाइसेस जो है वो देता रहूँ। तो आज के गेस्ट का हम लोग स्वागत कर लेते हैं। इन्होंने 17 साल तक कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है, बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है और उनको जॉब लेने में हेल्प करी है। इन्होंने रेडियो जॉकी की तरह काम भी किया है, इन्होंने कम्युनिकेशन कोच की तरह काम भी किया है, इन्होंने टीचर की तरह काम भी किया है। बहुत लंबी जर्नी है इनकी। हरियाणा से ये आती हैं और हरियाणा से आपको लगता नहीं है कि ये आती हैं। इनका कमांड ओवर द लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सारी बातें इनके बारे में जानेंगे। पहले स्वागत करते हैं दीपिका रेलान का। दीपिका रेलान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। सबसे पहले तो कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, और थैंक यू सो मच, आपने अपने शो पे मुझे बुलाया और ये अपॉर्चुनिटी दी जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस। सबसे पहले तो दीपिका, मेरे को ये बताइए कि आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई ओके। और आप कहीं आप बीएड कर रहे थे, कहीं आपने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद बीएड करके टीचिंग कर रहे थे, बट उसके बाद फिर आरजे कम्युनिकेशन कोच कैसे? ओके, देखिए, एक होता है हमारा पैशन, एक होते हैं हमारे पास स्किल और एक होता है करियर की रिक्वायरमेंट। तो मेरे साथ तीनों मिक्स था। कहीं पे तीनों mix। रिक्वायरमेंट थी तो एज एन काउंसलर मैंने स्टार्ट किया था। इट्स बीन 17 ईयर्स जो मैं काम कर रही हूँ, और स्टार्टिंग कहीं और से की थी। नाउ आई एम देयर। 17 ईयर्स में बहुत वर्सेटाइल जॉब की है। मतलब एज एन करियर काउंसलर स्टार्ट किया,
टीचिंग में भी गई, स्कूल एडमिन भी किया, रेडियो जॉकी भी किया, जैसे आपने कहा, वॉइस ओवर आर्टिस्ट किया। नाउ आई एम कम्युनिकेशन स्किल्स कोच। पर मेरा हर जॉब ना कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही था। तो समझ में ये आया कि ये मेरा पैशन है और स्किल है, मतलब दिस इज़ व्हाट आई लव टू डू। अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे 17 साल पहले एज अ कम्युनिकेशन कोच की कोई थी नहीं। उस टाइम पे बहुत रेयर कोई कम्युनिकेशन कोच होता होगा जब मैंने करियर स्टार्ट किया था 2006 में, ठीक है। तब तो कोई जानता भी नहीं था पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या, मतलब रेयर, वेरी रेयर, राइट। और स्कूल से पास आउट बच्चों को वो नॉलेज मिलना और रेयर हो गया, क्योंकि हमारे स्कूल में कुछ ऐसा बाहर से कोई आके ये सब नहीं बताता प्लस था। उस टाइम पे कन्वेंशनल करियर की तरफ लोग ज़्यादा हाँ, जाते थे कंप्यूटर्स में ज़्यादा जाते थे। हम्म, तब कंप्यूटर्स का टाइम था कि आप ओ लेवल, ए लेवल, मतलब बहुत सारे हाँ कंप्यूटर कोर्सेज होते डिप्लोमा, थे हाँ, वो कर लो। तो ये वाली गाइडेंस किसी के पास नहीं थी, या MBA करो, BBA करो, BCA करो, ये सब कुछ था, हम्म, राइट। सो जो स्टार्टिंग किया, बॉर्न एंड बॉट अप में हरियाणा में हुई हूँ, वहीं पे बॉर्न हुआ, लेकिन आफ्टर सर्टेन एज वी शिफ्टेड टू दिल्ली। यहाँ पे आके बहुत चीज़ें ये समझ आए कि हरियाणवी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह नहीं बोली जाती। हर जगह बोली जाएगी इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश लैंग्वेज समझ आया जब करियर में कुछ करना चाहते थे। इट इज़ अ ग्लोबल इंटरनेशनल लैंग्वेज, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी वहाँ पे फिर पीछे रह गई, पहले हरियाणवी पीछे रह गई, फिर हिंदी पीछे रह गई, फिर इंग्लिश चलन हो गया, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आप जब एक करियर उसमें होते हो डेवलपिंग स्टेज पे, तो आपको समझ में आता है कि आपको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। मैंने बोला पैशन, स्किल्स और करियर अपॉर्चुनिटीज़ तीनों मैच करना, इट्स रेयर कॉम्बिनेशन जो सबका मैच हो जाता है। नाउ आई एम देयर जहाँ पे मेरे सारे स्किल सेट वहाँ पे मैच हो रहे हैं, जहाँ पे मैं कुछ करना चाहती हूँ, जो मुझे करना बहुत पसंद है। बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जर्नी के बारे में अगर हमने बात ही करी है तो बात करूँगा मैं रेडियो जॉकी के बारे में। रेडियो जॉकिंग आपकी लाइफ में कैसे आया, प्लस क्या सिनेरियोज थे और क्या स्किल सेट था आपके पास जो आपको रेडियो जॉकी का जॉब मिला? रेडियो जॉकी से पहले मैं एक कॉर्पोरेट में काम करती थी। हम्म, वही काम, टेबल, चेयर, डेस्क जॉब डेस्क जॉब, मतलब लैपटॉप होगा, टेबल पे रखे रखो, काम करते रहो, किसी से कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं। तो ये ना मेरे को बहुत बोर करता था। अब मैं उनमें से हूँ जिसको बोलना पसंद है, पर बोलना इट्स नॉट कम्युनिकेशन। हमें ऐसा लगता है कि बोलना इट्स कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स की सबसे बड़ी स्किल जो है वो लिसनिंग स्किल्स है, कि आपको सुनना अच्छे से आना चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स की सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है कि आपको जो मैसेज है वो सामने वाले को समझ में आए, कन्वे एग्जैक्ट वैसा हो जैसे आप करना चाहते हो। हर एक को ये लगता है कि हमने बोल दिया तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, ऐसा नहीं होता। तो वो जो जॉब थी मेरी, वो मेरे को बहुत बोर करती थी, और वहाँ पे मेरे को लगता था नहीं यार, मेरे को ना कुछ ऐसा करना है जो एंटरटेनिंग हो। मेरे को ना स्टोरी सुनना और पढ़ना, बोलना बहुत पसंद था। तो स्टोरी उस टाइम पे ना हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस आए थे कि आप रेडियो जॉकी के लिए एक आई वुड से एडवर्टीजमेंट निकला था कि जो बच्चे बोलना जानते हैं वो रेडियो जॉकी के लिए जा सकते हैं। मैंने जैसे बोला कि कम्युनिकेशन उनको लगता था कि यही है, पर रेडियो जॉकी के लिए सिर्फ कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट वहाँ तक नहीं था, स्क्रिप्ट राइटिंग भी इम्पॉर्टेंट था। आपकी स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, कि आपको बोलना क्या है। ये सब भी रेडियो जॉकी खुद ही करते हैं हाँ, या स्क्रिप्ट आप राइटिंग। करते थे? हाँ, मतलब मैं एज अ रेडियो जॉकी मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखती थी। आप खुद लिखते थे? सर्च खुद करना है, किस टॉपिक के बारे में बात करनी है, बढ़िया। किस टोन में बात करनी है, हाई पिच होगी, लो पिच होगी, एंटरटेनमेंट कैसा होना चाहिए। प्राइम टाइम शो था आपका, कौन सा शो था? नहीं, प्राइम टाइम नहीं था, ऑल इंडिया रेडियो पे एक नॉर्मल शो था, उसमें हम बात करते थे। और ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चैनल भी हैं जो फ्रेशर्स को मौका देते थे। तो मैं एज एन फ्रेशर ही गई थी। मैंने एक्सपीरियंस बहुत लंबा उसमें नहीं लिया ड्यू टू सम रीजंस। मैंने बहुत ज़्यादा समय काम नहीं किया, थोड़े समय काम किया, बट ऐसे चैनल्स के साथ काम किया जो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते थे। जैसे छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होती है, वहाँ पे लोग एडुकेटेड नहीं होते बीमारियों को लेकर भी। तो पहले रेडियो का काम होता था कि वो बीमारी के बारे में उनको बताना होता था, तो उनको कहते थे वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अब वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी क्या जाके बोले, वो स्क्रिप्ट राइटिंग उसको खुद करनी है, उसको रिसर्च खुद करना है, और ये सब फैक्ट जब आप रेडियो पे शो करते हो मतलब वो ऑथोराइज्ड होगा।
तो आपको पूरा सोच समझ के बोलना पड़ता था, आप रैंडम कुछ भी नहीं बोल सकते। और कुछ ऐसे रेडियो चैनल होते हैं जहाँ पे आपको गाने भी खुद सेलेक्ट करने होते हैं, तो आपको कौन सा गाना किस टाइम पे चलाना है वो बहुत मैटर करता है। आप सुबह के टाइम पे डीजे सॉन्ग नहीं चला सकते हो राइट, सुबह 6 बजे आरती होती है तो आरती ही होगी, वो भजन चलेगा तो भजन चलेगा, राइट। तो ऐसे आपको पूरा माइंडसेट, रेडियो जॉकी सिर्फ कहने के लिए होता है कि रेडियो पे जाके बोल दिया, पर उसके बैकएंड का वर्क बहुत होता है, तो वो सब सही। आपको पार्ट करना पड़ेगा। सही। तो रेडियो पे काम हमारा बहुत सारा, आपने जैसे कि बताया वो हुआ, कुछ स्किल्स भी होती हैं, क्या चीज़ हाई जानी है, क्या चीज़ लो जानी हाँ। है, वो सारी स्किल्स भी होती हैं कि टूल्स पे से भी आपका काफ़ी ज़्यादा काम होता है। नहीं, टूल्स ऐसे कुछ नहीं होते, स्किल्स जो चाहिए होते हैं, बोलने का तरीका। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। आज हम स्वागत करते हैं हमारे नए गेस्ट का, जो हमें बताएंगे कि पॉडकास्ट कैसे रिकॉर्ड होता है। तो आपका स्वागत है शिवाजी आज हमारे पॉडकास्ट में, जहाँ पे आप हमें बताएंगे कि पॉडकास्ट रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सेकंड में सॉरी ये कट कर देना प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे गेस्ट हैं शिवाजी, जो हमें बताने वाले हैं पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग। पॉडकास्ट आपके लिए कुछ नया है ना, मेरे लिए भी बहुत नया था। आज से 4-5 साल पहले कौन जानता था पॉडकास्ट क्या होता है, लेकिन अब हर दूसरा बंदा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता है। पर ये कैसे करते हैं, मार्केट में कैसे इसके साथ उतरना है, क्या आपको चाहिए पॉडकास्ट हिट करवाने के लिए और फ्लॉप कराने के लिए, वो सब हमें इंसाइट देने वाले हैं शिवाजी। तो अब आप बताइए, फर्स्ट वाला बेटर था या सेकंड वाला? ऑब्वियसली सेकंड वाला भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो ये एक आर्ट है, तो ये ये आपको एक सीखना आर्ट है। पड़ता है, राइट। तो अब ये बताइए कि ये आर्ट आपके पास आई तो ये नेचुरली थी आपके पास, या आपने थोड़ा वो इसको एनहेंस किया अपने अंदर, राइट। थोड़ा इसको, मतलब आप टैलेंटेड थे या फिर आप मतलब परिश्रम वाले इंसान थे, right? देखिए, ये दोनों कर सकते हैं। अगर आप टैलेंटेड हो तो गुड, बट कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जो आप सीख ना सको। ये स्किल भी आप सीख सकते हो। आप मास मीडिया का कोर्स कीजिए, आपको सिखाया जाएगा कि कैसे ये सब कुछ करना है। दूसरा, आपका इंटरेस्ट लेवल कैसा है। जैसे मैंने बोला, मेरा इंटरेस्ट ही इन सब चीज़ों में था। मेरे को अच्छा लगता था लोगों से बात करना और अलग अलग तरीक़ों से बात करना। अब मैंने ये 2 वेरिएशन आपको दिए, मैं इसका एक रोंदू वेरिएशन भी आपको दे सकती हूँ, जहाँ पे हम रोते रोते बात को बोल रहे हैं। ये सब मैं अपनी जब कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस लेती हूँ तो वहाँ पे सिखाते हैं, हंसते हुए कैसे बात करनी है, रोते हुए कैसे बात करनी है, गुस्से में कैसे बात करनी है, अगर मूड खराब है तो कैसे बात करनी है। सेम लाइन को डिफरेंट तरीके से कैसे बोलना है, विद डिफरेंट वॉइस ऑफ मॉड्यूलेशन। इमोशंस बदल जाते हैं। हाँ, वॉइस बदल जाती है, पिच बदल जाती है, टोनैलिटी बदल जाती है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। तो हर एक चीज़ में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है जब हम चेंज करेंगे, राइट। सही। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी बंदे को जाना है, रेडियो जॉकी बनना है, जैसा कि आपने बताया कई जगहों पे अपनी स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ती है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो प्रोडक्शन में उसे क्या-क्या आना चाहिए? मतलब प्री प्रोडक्शन का क्या-क्या सामग्री उसके पास होनी चाहिए ताकि वो एक मतलब जॉब मार्केट में अगर एज़ अ फ्रेशर उतरे तो उसे एक जॉब मिल सके? देखिए, वैसे तो बहुत सारा वर्क होता है, बट आप एक आरजे की जॉब और वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जॉब लेके चले तो आपको क्रिएटिव होना चाहिए। तो ये क्रिएटिव इन अ वे कि आपको एक तो लोगों की साइकोलॉजी समझ आनी चाहिए, क्योंकि हम जनरली ना इमोशंस नहीं समझ पाते हैं। कि हम क्या देखते हैं लोगों को, हम कैसा फील कर रहे हैं। आपको ये नहीं देखना कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपको ये देखना है सामने वाला कैसा फील कर रहा है, और आपको उसको कैसा फील कराना है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है, उसकी करंट फीलिंग और उसकी फीलिंग वो जो आप करवाना चाहते हो, राइट। तो उसमें क्रिएटिविटी लगेगी कि आप कितने क्रिएटिव हो, अपनी बातों से कैसे लोगों को कन्विंस कर सकते हो, उनका मूड चेंज कैसे कर सकते हो। अभी 2 मिनट में मैं आपको अपनी बातों से रुला भी सकती हूँ, मैं करूँगी नहीं ऐसा, बट वो रोने चेंज। से पहले मैं एक बात यहाँ पर कंफर्म कर लेता हूँ। प्रिया कौन है जो बताती है कि सैनिक फार्म में आज जाम लगा हुआ है, और ये बताती है कि मतलब कि वहाँ पर उस वाले सर्कल पे आप लोगों को थर्ड वाली लेन में काफ़ी सारा ये जाम है। ऑडियंस ही होती है जो फोन कर करके बताती पक्का है। ऑडियंस होती है, ये गूगल मैप होता है। आप जो भी कह लो, हम ऑडियंस कहेंगे। क्योंकि मेरे भी कुछ आरजे दोस्त हैं जिनके साथ मैंने जब पॉडकास्ट किया तो मुझे पता लगा कि भाई साहब कोई प्रिया नहीं है वहां पर गूगल मैप से। सब जगह भी नहीं होता। देखिए, आपके पास कॉल्स भी आते हैं, हाँ,
ठीक है, अब वो कितने परसेंटेज आते हैं वो मैटर करता है, नहीं तो गूगल मैप्स तो सही। 100% है ही ना फिर। गूगल मैप्स तो 100% है ही। बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब जो हम एक इसमें स्किल की बात कर रहे हैं हम लोग, की कम्युनिकेशन स्किल, कि हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, प्लस बिलीव करवा सकते हैं। हाँ एक अपने एक्सप्रेशन से बिलीव करवा देना कि भाई मुझे कॉल आया है, तुम्हें नहीं सुनाया मैंने कॉल, बट कॉल आया है। तो ये बिलीव करवाने की स्किल भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कन्विक्शन के साथ नहीं बोलोगे तो कौन बिलीव करेगा? अबे राइट नहीं आया भाई तेरे को कोई कॉल, हाँ क्यों बकवास कर रहा है बेकार में? राइट। और आरजे में क्या होता है ना कि आप उसको देख नहीं रहे हो, आप सिर्फ उसको सुन रहे हो, तो सुन उसकी रहे हो। आवाज ही ऐसी होनी चाहिए, इतनी कन्विंसिंग होनी चाहिए कि जो आप कह रहे हो ऑडियंस को वो कन्विंस हो जाए। तो जब हम देखते हैं ना तो जनरली होता है कि हम देख के एक परसेप्शन लगा लेते हैं शायद झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज बॉडी पकड़, लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाँ होती है। राइट, तो वो पकड़ लेते हैं। पर आरजे के लिए वो बॉडी लैंग्वेज भी काम नहीं कर रहा, आप देख तो रहे नहीं हो, ठीक है, आप उसको सिर्फ सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो उसकी आवाज़ के थ्रू ना। टच फील वाला भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई रोंगटे खड़े हो गए, झूठ बोल दिया रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। तो कन्विक्शन वहीं पे आएगी जहाँ पे उसकी आवाज़ में वो दम होगा, वो जिस तरीके से बोल रही होगी। कि आज अगर सपोज आज थोड़ा अच्छा मूड नहीं है, तो क्या अब आरजे अपना मूड खराब लेके रेडियो पे जाएगी? नहीं जाएगी, राइट। कोई भी आरजे वो चीज़ अपनी ऑडियंस को नहीं दे सकता कि आज मेरा मूड कैसा है। मैंने बात की ना, इमोशन खुद के कैसे हैं वो डिपेंड नहीं करता, सामने वाले के कैसे हैं वो मैटर करता है यहाँ पे। और बाकी आप जब इसका कोर्स करोगे, मल्टीमीडिया में जाओगे, तो आपको पता कोर्स लग के बारे जाएगा। में थोड़ा सा बताइए, अगर कोर्स होता है इसका तो क्या कैसे कोई प्रोफेशनल कोर्स होता है इसके लिए, या फिर कोई जी। डिग्री होती है, क्या होता है? जी, प्रोफेशनल कोर्स भी होता है, 6 मंथ्स का कोर्स भी होता है, डिग्री डिप्लोमा भी होता है, 12th के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कराती है, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके लिए, वो सब कराते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपको पर्टिकुलर मास मीडिया में क्या करना है, एंकरिंग करनी है या फिर होस्टिंग करनी है, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। तो वो आपको बाइफिकेशन पता होना चाहिए, आर्जिंग करनी है या फिर सिर्फ अपना स्टेज प्रेजेंटेशन करना है, जहाँ पे लोग स्टेज पे खड़े होकर किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी बात कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सब के लिए कोर्स होते हैं। अच्छा, बुक रीडिंग की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। एक चीज़ है कि मैंने काफ़ी सारे जितने भी एंकर्स हैं, जैसे सौरभ द्विवेदी हैं, या रवीश हैं, क्या नाम है अपने, रवीश कुमार है, और मतलब डिफरेंट जो जर्नलिस्ट हैं आज के टाइम के, और डिफरेंट लोग जो हैं वो एम्फसाइज करते हैं बुक रीडिंग को। कोई भी बुक उठा के आप रीडिंग कर रही है, तो रीडिंग करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर अ स्टूडेंट जो आरजे बनना चाहता है, या होस्ट बनना चाहता है, या कुछ भी बनना चाहता है, रैंडमली कोई भी चीज़, क्या है? बुक रीडिंग आपकी नॉलेज को इन्हेंस करती है, हम्म, बट वही नॉलेज अगर आप सुन के ले लेते हो किसी से, इट्स डिपेंड अपॉन कि आप कैसे हो। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ के समझते हैं, कुछ लोग होते हैं सुन के समझते हैं, और कुछ लोग होते हैं लिख के समझते हैं कि उनको थॉट स्ट्रक्चर कैसे करना है, तो वो लिखेंगे अपने थॉट्स डेली के, ठीक है, तो उनको पता लगेगा। और कुछ होते हैं जो सिर्फ पढ़ के अपने थॉट्स को डेवलप कर सकते हैं, और मेरे जैसे लोग होते हैं वो आसपास के एनवायरनमेंट से डेवलप करते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग करती हूँ, मैं करती हूँ पर उतना ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट एक दिन का, टू जस्ट अपस्किल माई सेल्फ, क्या चल रहा है वो सब पता होना चाहिए, और जो मेरा इंटरेस्ट लेवल है जहाँ पे मैं अच्छा होना चाहती हूँ उससे रिलेटेड बुक सिर्फ, वहाँ तक इट्स ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कैसे स्किल सेट अपने डेवलप करना चाहते हो और कौन सा मोड आपका है वो मैटर करता है। तो मैं ये एम्फेसाइज नहीं करूँगी कि बहुत ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा लेके बैठो। कुछ टाइम अगर आप बुक रीडिंग के लिए निकालते हो तो आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिव बनते हो आप, वोकैबुलरी अच्छी होती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ जाननी है, जैसे आपने अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताया था, यार मुझे ये बताओ कि आपने सभी कुछ किया था उस टाइम पे, मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे थे, आप लीड जनरेशन भी कर रहे थे, आप उस टाइम पे आरजेइंग के फील्ड में भी फिर गए। तो मुझे बताओ, डिफरेंट सिनेरियोज में जब आप स्किल एक्वायर करने लगते हो, जब कोई भी नई स्किल सीखने लगते हो, तो पहले एक तो मोटिवेशन तो एक डिफरेंट चीज़ है कि भाई करना है, बट फर्स्ट स्टेप क्या होता है कोई भी नई स्किल सीखने के लिए? माइंडसेट। जैसे मैंने आपको बताया, पहले मैं एजुकेशन सेक्टर में थी, आर्जिंग बीच में उसका पार्ट था,
ठीक है, उसको छोड़ के फिर टीचिंग प्रोफेशन में आ गई, उससे ही डेवलप होके देन दिस कम्युनिकेशन कोचिंग, राइट। तो कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ। इन सब में जो मैटर कर रहा था वो माइंडसेट था कि मेरे को एक्चुअली में क्या करना है और उस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी क्या है। कभी पैसा भी थी, एक टाइम लाइफ में था जब पैसा इंपॉर्टेंट था, तो कहाँ से आ रहा है वो, किस प्रोफेशन से आ रहा है, वो मैटर कर रहा था। और उसके लिए फिर वैसा माइंडसेट था। पर हमेशा लर्निंग जो मेरे अंदर थी वो यही थी कि मेरे को सीखना है। अब एज अ बिजनेस कोच अगर मैं बात करूँ तो एज अ बिजनेस कोच मुझे क्या पता होना चाहिए कि कोचिंग कैसे देते हैं, कम्युनिकेशन कैसे सिखाया जाता है, ठीक है, कितने तरीके से हम किसको कैसे कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बट एज अ कम्युनिकेशन कोच क्या ये ज़रूरी है कि आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, कौन ला के देगा आपको क्लाइंट्स? मतलब ये तो फिर आपकी टीम होनी चाहिए पूरी की पूरी। टीम को कैसे हैंडल करोगे, क्या आप में लीडरशिप क्वालिटी है? ये भी सही है। हाँ, ये होना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके पास टीम है जो वो काम कर रही है वो क्या सही कर रही है या नहीं कर रही है, कि आपको कैसे पता होगा? तो आपको वो काम आना चाहिए, भाई लोग, मतलब राइट। खतरनाक वाली चीज़ है ये तो तो कि मतलब चाहिए कि तुम्हारा बॉस तुम्हें क्यों झाड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है तुम क्या कर रहे हो। टाइम वेस्ट करना बंद करो, काम करो भाई, सैलरी आएगी। राइट, तो वो सैलरी आपके पास आएगी लेकिन उसके पास बिजनेस आ उसके रहा पास है, बिजनेस आ रहा है। वो बिजनेस वो कैसे लेके आ रहा है। हम्म, ही माइट बी एक्सेल इन सम पर्टिकुलर स्किल, बट उसको बाकी भी थोड़ी थोड़ी आती है। थोड़ी थोड़ी आती है। उसको लीडरशिप भी आता है, उसको टीम वर्क भी आता है, उसको आपकी टेक्निकल स्किल्स भी आती है, राइट, उसको मैनेजमेंट स्किल्स भी आती है। तो वो सब उसके अंदर आता है विद एक्सपीरियंस, किसी किताब में नहीं सिखाया जाएगा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या है। सिखा दोगे तो इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, करना तो खुद ही पड़ेगा ना। तो वो आपको एक्सपीरियंस देता है, जैसे जैसे आप काम करते हो आपको पता लगता है कि आप ये काम को कैसे बेटर तरीके से कर सकते हो। अब आपको ऐसे बहुत सारे कोचेस, गुरु और सब कुछ मिलेंगे मार्केट में जो आपको सिखाएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और आप मल्टीपल स्किल्स के कोच कैसे बन सकते हो। पर वो बिजनेस कैसे लाओगे ये कौन सिखाएगा, उसके लिए अलग कोच हायर करोगे उसके फिर लिए उसके अलग लिए अलग कोच हायर करेंगे। फिर वो कन्वर्टेड बंदों को कैसे खुश रखना है, कैसे उनको सेल्स, हैंडल करना है, हाँ सेल्स के बाद फिर ऑपरेशंस कैसे संभालना हाँ। है, वो सारी स्किल्स कहाँ से आएंगी। और आजकल डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स है, एआई स्किल्स है, तो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माइंडसेट। ये सब आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है, आपको फ्री वीडियोस मिलती है, फ्री कंटेंट मिलता है, सब कुछ अवेलेबल मिलता है। लेकिन जो नहीं अवेलेबल है वो राइट गाइडेंस है कि ये मतलब ABCDEF तक पता है कि ये करना है, पर सीरियल ऑर्डर क्या हो, पहले क्या सीखूं, दूसरी बार क्या करूं, फिर तीसरा क्या करूं स्टेप, चौथा स्टेप क्या हो, वो आपको एक मेंटोर ही बता पाएगा। एक मेंटोर जिसको ये सही। सब कुछ आता हो, जिसने ये सब कुछ अपनी लाइफ में किया हो, वो आपको गाइडेंस दे पाएगा फिर। सही। अच्छा, इनमें से कई लोग ना ऐसे होंगे कि जो मार्वल डीसी का कंटेंट भी देखते हैं, संकेत भोसले, संकेत मात्रे जैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ये लोग जानते हैं, ओके, ठीक है। तो इनमें से कई लोग बनना भी चाहते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आपने वॉइस ओवर भी किया है, तो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए अपने अंदर क्या स्किल्स पहले होनी चाहिए कि आप भाई जॉब मार्केट में जा सको या फिर किसी भी चीज़ का वॉइस ओवर कर सको। प्लस ऐसा क्या होना चाहिए आपके पास कि आप जाके डायरेक्टली कोई कोर्स ज्वाइन करके फिर आप वहाँ कर सको। आपके पास ऐसी क्या स्किल्स इनिशियली होनी चाहिए और क्या एक्वायर करनी है आगे चल के हमें कोर्सेज में जाके, और कौन कौन से कोर्सेज अगर आप बता पाएँ कि कर सकते हैं बच्चे, जिसमें वॉइस ओवर का मतलब काम उनका सॉर्ट हो जाए? वैसे तो देखिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैटर करता है आपकी वॉइस, दी बेस यू हैव, ठीक है। इसको मॉड्यूलेट करने के लिए भी बहुत सारे आजकल कोर्सेज हैं, आपको टेक्निक्स बताई जाती है, सिखाई जाती है, जहाँ पे आप वॉइस मॉड्यूलेशन कर पाते हैं, ठीक है। एक ही बात को डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से कैसे कहेंगे। अब कोई भी एक्टर ले लो, ठीक है, सबका बोलने का तरीका अलग अलग है, सबका बेस अलग अलग है, हर कोई कॉपी कर सकता है बट सेम वॉइस पे नहीं आ पाता है, ठीक है। आप कोई मिमिक आर्टिस्ट ले लेते हैं, वो मिमिक कर सकते हैं उनको, राइट। तो वो वर्क करते हैं अपनी वॉइस पे, मॉड्यूलेशन पे, बेस पे, पिच पे, टोनैलिटी पे, सो दे आर वर्किंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। सब कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, आप एक बार सर्च करोगे तो आपको बेटर कोर्स ऑप्शन में मिल जाएगा जो आपके
आई वुड से पर्सनालिटी के थ्रू आप चेक करो कि मेरे को कौन सा ग्रैब करना है. ट्राई टेक अ काउंसलिंग विद एवरी पर्टिकुलर कोर्स, देन फाइंड आउट विच वन सूट्स यू बेटर. ठीक है, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, 3 ईयर्स का, मल्टीपल लेयर ऑफ कोर्सेज, और आपको कहाँ पे पहुँचना है. दूसरी चीज़ मैटर करती है आपके पास कौन से स्किल सेट हैं अभी. सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि हम वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, आरजे की बात कर रहे हैं तो बन जाओ जाके. क्या बनना भी चाहते हो, इनबिल्ट टैलेंट है, कुछ क्रिएटिव किया है लाइफ में, कहीं बोलना पसंद है कि नहीं पसंद है, पहले तो यही फाइंड आउट करना है कि आपके स्किल सेट क्या हैं अभी, और आप उनको पॉलिश कैसे करना चाहते हो, आप कैसे शाइन करना चाहते हो. जैसे हर फील्ड में कोई अलग तरीके से, सब लोग कॉर्पोरेट में एक ही मोटिव से नहीं आते कि सैलरी उठाओ और घर जाओ. किसी का कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है उसमें मोटिव ये भी होता है कि अगले 5 साल में मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है. तो वो माइंडसेट आपका क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट. उसके अकॉर्डिंग आप ऑफ कोर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बने हुए वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए, वहाँ पे आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट का टेस्ट दे सकते हो, और उसको क्लियर करते हैं तो यू कैन बिकम दी वॉइस ओवर आर्टिस्ट ऑल्सो. और आप छोटे छोटे चैनल्स पे भी जा सकते हो, जैसे आपको स्टार्टिंग करने एज अ फ्रेशर आप जाना चाहते हो, रेडियो चैनल ऐसे बहुत हैं जो फ्रेशर्स को मौका देते हैं, तो उन चैनल्स पे जाइए और आपको वहाँ पे वो मौका मिलेगा. आपका एक क्लिप मंगाया जाता है पहले वॉइस टेस्टिंग के लिए, अगर वो पास होता है तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे फिर. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि भाई रेडियो जॉकी अगर बनना है तो क्या स्किल्स होनी चाहिए. आपने बहुत सारी स्किल्स एक्वायर करी, देन रेडियो जॉकी के बाद भी आप कम्युनिकेशन कोच बने. थोड़ा एक बार बताइए कम्युनिकेशन कोच बनने तक की जर्नी को, प्लस मुझे ये बताइए कि कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्पोर्टेंस एक वो पर्सन जो सच में ऐसे जैसे लगता है कि यार कम्युनिकेशन स्किल्स सीख के क्या ही करूँगा, कि जो बंदा जॉब मार्केट में है, जो अकाउंटेंट है, या फिर जो मतलब कि कैमरा के सामने बैठ के नहीं बोल रहे हैं, उन लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्पोर्टेंस अगर समझाना हो कैसे हम समझाएंगे. प्लस ये है कि क्योंकि उन्हें तो तभी आता है जब जॉब चेंज करनी होती है, तो वो चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. प्लस आप कम्युनिकेशन कोच की तरफ कैसे ट्रांजिशन कर गए आरजेइंग से. आर्जिंग जैसे मैंने बताया एक छोटे टाइम पीरियड के लिए मैंने ऑप्ट किया था क्योंकि वो मेरा पैशन था, मुझे पसंद था. फिर एक करियर ब्रेक आया बीच में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप हर टाइम जॉब नहीं कर पाते. बीइंग अ मदर मैं ये बात कह रही हूँ, करियर ब्रेक आता है. बीइंग अ फादर भी बहुत लोगों के टाइम पे वो आता है कि करियर ब्रेक. आजकल तो बहुत अच्छे से लोग बता देते हैं हाँ मेरा करियर ब्रेक चल रहा है, हाँ आई मीन पेरेंटिंग हूँ, ठीक है. तो जब मैंने अपने लाइफ में वो डिसीजन लिया कि नहीं मेरे को अपना टाइम अपने बच्चे को देना है, तब कहीं ना कहीं ये फील होता था यार इतने साल काम किया है, घर में तो नहीं हो पा रहा कुछ. कैसे बैठे और क्या करें, क्योंकि आप जब अपने ज़िंदगी के 12-15 साल काम पे लगा चुके होते हो तो आपके लिए बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है. ये भी है. और फिर आपको पता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना मतलब आई वुड से कि उस बच्चे में आप खुद को देखते हो कि क्या इसको मुझे अपने जैसे ही रखना है, अपने जैसे ही बड़ा करना है, या फिर इसमें कुछ और आप स्किल्स को चाहते हो कि मेरा बच्चा ऐसे रहे, राइट. तो वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट था जब मैं खाली बैठी हुई थी कि मेरे अंदर कौन सी स्किल्स है. मैंने एक लिस्ट बनाई और मैंने देखा कि मैंने जो भी जॉब करी उसमें कॉमन था कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज समथिंग जो मैंने थ्रू आउट किया है, और थोड़ा सा और उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और उसको अच्छे से निखारने की ज़रूरत है ताकि मैं मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं. तो वो मैंने उस टाइम पीरियड पे किया. जैसे आपने कहा अकाउंटेंट, डेस्क जॉब करने जो लोग पसंद करते हैं, जिनको लगता है कि कम्युनिकेशन करना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर देम, आईटी से जो लोग जुड़े होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिनका काम ही सिर्फ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दे हैव टू मूव. बेसिकली जिनका डेस्क जॉब में भी मैं आप लोगों को बता दूं जिनके कोडिंग का काम है, ठीक है, और बहुत मतलब आप लोगों को बैचेस मैनेज करने हैं, अगर आप टेक में हो किसी को बैच वगैरह मैनेज करने हैं, किसी को कोई और चीज़ करनी है, ठीक है, बस बेसिकली कंप्यूटर से ज़्यादा आपका काम होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, तो आपको ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ इम्पॉर्टेंट तो है, बट क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो एक बार दीपक से जानते हैं. क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपने काम किया है अगर आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हो बोलकर,
या फिर आप उसको शो नहीं कर सकते हो कि दिस इज व्हाट आई डिड एंड दिस इज हाउ आई डिड। सो कम्युनिकेशन स्किल्स के हम बात कर रहे हैं कि मुंह से बोलना ही नहीं है, हाँ, बट उसको प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट चाहे वो करना भी ईमेल है। पे प्रेजेंट हाँ, करना हो, चाहे वो कहीं भी हो। चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो, वर्बल हो, नॉन हम्म, वर्बल हो, दैट इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो एक अकाउंटेंट है या एक सीए है, हम बेटर एग्जांपल लेते हैं, एक सीए है, उन्होंने कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बता दिया, निकाल दिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करा है, मैं तो सीए नहीं हूँ ना। अब आप मुझे कैसे बताओगे कि ये आपकी कंपनी के लिए बेटर ऑप्शंस है और ये नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, वहाँ पे आपकी स्किल सेट चेंज हो जाएगी। अब आप सीए नहीं हो, अब आप मेरे को कन्विंस करने वाले हो कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए अपनी कंपनी को आगे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, राइट? क्योंकि मैंने इसकी पढ़ाई नहीं करी, मैंने तो वो पढ़ाई करी है जिससे मैं बिजनेस रन कर रही हूँ। ओके, तो वहाँ पे आपके कम्युनिकेशन मैटर करते हैं। अब आपने बात की कोडिंग की, ठीक है, आपने उनको बना के दे दिया, अपनी टेक्निकल स्किल्स लगा के दे दी, लेकिन जब आपको एक्सप्लेन करना होगा, प्रेजेंट करना होगा, प्रेजेंटेशन देना होगा, 10 लोगों के सामने बोलना होगा, तब आप क्या करेंगे? मतलब जैसे मान लो मैंने कोई ऐप बना दिया, हाँ, ऐप बनाने के बाद भाई मैं अब हो गया कि भाई ये तो बहुत ही क्रेजी चीज कर दिया मैंने, हाँ, बट उसके बाद मैं उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ लोगों के हाँ, सामने आप फंडिंग नहीं उठा पा रहे दिस हो, इज दिस एंड दिस इज। तो इस तरीके का चल रहा है मेरा मामला राइट? कि इसमें ये कर लेंगे, फिर ये करने से तो ये हो जाता है, मम्बलिंग कहते हैं हम मम्बलिंग इसे। कहते हैं। तो ये चीज अगर हम कर रहे हैं तो फिर आगे इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता है। आप उसको बेच ही नहीं पाओगे, सीधा सा बात ये है कि ऐप तो बना दिया, बिकेगा कैसे? प्लस यहाँ पर बेचने से एक चीज याद आई यार, जब भी तुम किसी भी जॉब मार्केट में जाते हो ना, तुम खुद एक प्रोडक्ट हो जो तुम खुद अपने आप को सेल कर रहे हो। तुम अपनी सर्विसेज ही तो दे रहे हो किसी कंपनी को। मैं सर्विस दे रहा हूँ किसी कंपनी को, दीपिका दे रही है अभी अपने जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उनको Right. सर्विसेज दे रहे हैं हम लोग। सो बेसिकली हमने अपने आप को मार्केट किया। और आप कई बार आप इंटरव्यू एक में भी प्रोडक्ट को जाते मार्केट हो, करते हो, कई बार आप अपने आप को मार्केट करते हो। इवन जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तभी उस टाइम पे भी तो खुद को सेल ही करने जा रहे हैं हाँ, कि खुद को वाई sell आई एम करने द जा रहे हैं। बेस्ट, वाई यू हैव टू हायर मी ओनली। मेरे पीछे जो 1000 लोग खड़े हैं उनको मत देखो, मेरे को देखो, मैं आपके लिए बेस्ट हूँ। क्यों बेस्ट हूँ? अगर आप ये बता ही नहीं पाओगे, आपकी डिग्री है सिर्फ, आप डिग्री पढ़ के कह दे तो चलो ठीक है, लेकिन उस डिग्री का क्या फ़ायदा जब तक वो डिग्री को मैं प्रेजेंट ही नहीं कर पा रही द वे आई हैव टू स्पीक। मैं जब तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाऊंगी, जब तक मैं ये नहीं बता पाऊंगी वाई आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर योर कंपनी, हाउ आई कैन ऐड वैल्यू टू योर कंपनी, तो वो डिग्री मैटर ही नहीं करेगी ना फिर। तो मुझे ये जानना है कि फिर ये वाली स्किल्स एक्वायर कैसे करी जाएंगी कि अगर जॉब इंटरव्यू में जाना है, इंटरव्यू में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, बॉडी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वॉइस के साथ साथ, ये जान बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका फर्स्ट जो एक पॉइंट होता है ना जहाँ पे लोग आपको जज करते हैं, ये हमने बहुत देखा कि लोग जज कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट इंट्रैक्शन ही आपकी बॉडी लैंग्वेज है। I would say the way of communication, the first barrier is the body language barrier. जब हम कम्युनिकेट करने के लिए जाते हैं और हमारा बॉडी लैंग्वेज ही अच्छा नहीं होता तो nobody would like to talk to me। जैसे हम बात करते हैं कि बहुत लोग आपने देखे हैं ऐसे बात करेंगे, what this sounds arrogance, ठीक है, आप ओपन नहीं है बात करने के लिए। और जब हम ऐसे, मैं ऐसे बात करती हूँ जहाँ पे मेरे हैंड मूवमेंट ओपन हो, मैं हैंड जेस्चर्स का यूज़ कर रही हूँ और विद अ स्माइल। सबसे ज़रूरी है कि आप स्माइल के साथ बात करो, पीपल विल लाइक टू कनेक्ट विद यू। जिसके फेस पे एग्रेशन होगा, गुस्सा होगा, एरोगेंस होगा, उससे बात करना बेसिकली ये रहेगा ना कि अगर अग्रेशन और गुस्सा है आपसे तो बंदा कटने की कोशिश करेगा, हाँ, अवॉइड टू इंटरेक्ट, अवॉइड करेगा। और जिसके स्माइलिंग फेस है उससे एक आध सेंटेंस एक्स्ट्रा बोल जाएगा बंदा कि हाँ चलो ठीक है, बात करी जा सकती है, एग्जैक्टली। तो वो होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज ही, our facial expressions, our hand movement, gestures, the way we sit, the way we stand। तो इंटरव्यू में बहुत मैटर करता है। इंटरव्यू में आप कैसे ड्रेसअप होके गए हो वो भी मैटर करता है। एंड ऑल्सो कि आप इंटरव्यू में जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है वो पेशेंस चेक करते हैं, जब आपको वेटिंग कराई जाती है कि अभी आपका नंबर आएगा, यू विल बी द नेक्स्ट इन आफ्टर 2 hours। वो कोई नहीं बताएगा दैट योर टर्न विल बी आफ्टर 2 hours, नोबडी विल टेल यू, यू आर सपोज टू सिट ओवर हेयर, ठीक है। बट वहाँ पर आप कितने पेशेंटली बैठे हो और क्या कर रहे हो उस टाइम पे, वो बहुत ऑब्जर्विंग होता है।
एक एचआर के लिए, क्योंकि वो देखता है कि आप कैसे अपना फ्री टाइम स्पेंड करते हो। क्या आप मोबाइल ही देखते रहते हो? देखते सही हो, बात है। राइट? सिर्फ मोबाइल देखते रहते हो या या फिर फिर रील्स चला रहे हो, कुछ कर हाँ, रहे हो चिट चैट कर रहे हो, या चिट चैट कर रहे या हो। फिर अपने कपड़े ठीक कर रहे हो। हम्म, आज ये क्या पहना है, ऐसे बाल। अभी आपने देखा होगा मैंने एक बार भी बाल टच नहीं करे, बिकॉज आई एम सो कॉन्फिडेंट, मुझे बहुत अच्छी लग रही हूँ। लोग ऐसे करते रहेंगे। जनरली मैं देखती हूँ बाल ठीक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? यू आर लुकिंग सो गुड। और ये सब दिखाता है कि आप कितने नर्वस हो, राइट? सो ये सब नहीं करना है। वट यू कैन डू इज, बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? अगर आप कंपनी एनवायरनमेंट समझो, उनका कल्चर समझो, उनके एम्प्लॉयज़ से बात करो, कैसे ग्रोथ होती है, क्या सक्सेस रेट है कंपनी का, कि इस प्रोजेक्ट पे नया काम चल रहा है, आपकी स्किल सेट से क्या क्या मैच होता है, राइट? और ये सब अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हो तो कंपनी रिसर्च करके जाओ बिफोर हैंड। लिंक्डइन पे अपना इतना अच्छा प्रोफाइल बनाइए, उसको ऑप्टिमाइज़ करिए प्रोफाइल को, और कनेक्ट कीजिए ऐसे लोगों से जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ऐसे कंपनी के एम्प्लॉय से कनेक्ट कीजिए। फिर आप जब वहाँ पे जा रहे हैं तो उन लोगों से बात करिए। दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू क्रैक द इंटरव्यू। आपने क्वेश्चन आंसर तो रट लिए, वो आपने कर लिया काम, लेकिन उन क्वेश्चन आंसर को आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, उसके लिए आपको वो कॉन्फिडेंस अपने एनवायरनमेंट से क्रिएट करना पड़ेगा। कि पहले तो आप ऐसे काउच पे ऐसे बैठे हुए हो और देखे जा रहे हो लोगों को, आप यहाँ वहाँ ये कर जाओ या रील चेक कर जाओ, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओ। वो तभी आएगा जब आप उस एनवायरनमेंट में खुद को फील करोगे सेफ, और आप ये चाहोगे कि हाँ मुझे ये जॉब चाहिए और ये सब मेरे ही टीम मेंबर्स हैं। सही सही सही। अच्छा, तो अब मेरे को ये बताइए कि कोई भी अगर बंदा है उसको अपना यूट्यूब चैनल पे ही अभी ग्रो करना है, क्योंकि बेसिकली काफ़ी सारे जो आरजेज हैं, जैसे आरजेइंग के बारे में हमने बात करी, तो पहले के टाइम पे वो इन्फ्लुएंसर होते थे, अब वो सच में इन्फ्लुएंसर्स हैं। मतलब आरजेज जो है वो इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, चाहे आरजे नावेद हो, चाहे आरजे राइट। कृष्णा हो, आरजे, मतलब बहुत सारे आरजेज ऐसे हैं जो बन चुके हैं कि इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं, यूट्यूबर्स वगैरह बन चुके हैं। तो अगर किसी को अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो पहली स्किल क्या होनी चाहिए, और प्लस क्या क्या चीज़ें एक बंदे को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ आप करियर कोच हैं, ठीक है, बेसिकली कम्युनिकेशन कोच हैं। सबसे बेसिक चीज़ आपने क्या देखी है स्टूडेंट्स में कि ये इस चीज़ में लैक करते हैं, सबसे ज़्यादा इस चीज़ में लैक करते हैं, ये सुधार लिया तो बस कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, प्लस आई वुड से लिसनिंग स्किल्स। ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, या कोई ऐसे बैठा हुआ है, हाँ वेरी जी पुअर बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन कि आप कैसे खड़े हो। स्ट्रेट खड़े होना है, ठीक है, और बैठना भी स्ट्रेट है। ध्यान रखना है कि आप किसके सामने हो, तो रिस्पेक्टफुली, मतलब बॉडी लैंग्वेज बहुत चीज़ें बता देती है। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे थोड़ा लीनियंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने टीचर के साथ बैठे एज अ स्टूडेंट तो आप कैसे लीनियंटली बैठोगे? स्ट्रेट बैठेंगे आप। ऐसे बॉस के सामने कैसे बैठेंगे, राइट? अपने को एम्प्लॉय के साथ कैसे बैठेंगे, तो वो मैटर करता है। तो बॉडी लैंग्वेज। सेकंड, लिसनिंग स्किल्स मैंने बात करी। कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है अच्छी लिसनिंग स्किल्स होना। अगर मैं अच्छे से सुन नहीं सकता, ऑब्जर्व नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो मेरा रिप्लाई का कोई फ़ायदा नहीं। रिप्लाई नहीं करना एक्चुअली में, अंडरस्टैंड करना है, और फिर उस बात को जो React आप करना है उस पे। हाँ जो आप कहना चाहते हो बहुत अच्छे से उस बात को रिएक्ट करना है, बताना है। इट्स नॉट एक्चुअली रिएक्शन, इट्स अबाउट द वे यू आंसर। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी मैटर करती है, क्योंकि जनरली देखा गया है लोग कहते तो है हम इमोशनल हैं, बट इमोशंस में हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं। वो इमोशन हम पे हैवी हो जाता है। आज ये प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ, अब तो टीम गई, और गुस्से में जाते हैं और अपनी टीम को बहुत मतलब डांटते हैं या कुछ करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ काम आती है। प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ तो वहाँ पे ही काम आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है या आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो हाउ डू यू रिएक्ट, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू योर टीम, हाउ डू यू मेक देम मोटिवेटेड ऑल द टाइम। तो आपको बहुत अच्छे से ये बात उन्हें समझानी होगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, यू ऑल हैव डन सो मच इन दिस प्रोजेक्ट, यू हैव पुट इन ऑल द एफर्ट्स, बट वी आर लैकिंग समवेयर। तो हम उस पर काम करेंगे, हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। वो आपको कैसे कहना है ये मैटर करता है। ये आपकी कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। चाहे आप स्टूडेंट है,
तो आप सॉरी अगर आप स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, आपको कोई काम दिया गया है, आपको इंटरव्यूज हैंडल करने हैं, हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? सो वहाँ पे कम्युनिकेशन आपका मैटर करेगा। सही। तो मुझे अब फाइनली एक चीज़ तो जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट अब आ गया है कि कम्युनिकेशन तो हमारा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो मतलब कि नॉन वर्बल हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे हमारा बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैं थोड़ी सी चीज़ें जानना चाहता हूँ। क्या हमारा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए कि और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए इन योर बॉडी लैंग्वेज जिससे आप नर्वस दिख रहे हो? मतलब Okay. सामने वाले को एविडेंट है कि आप नर्वस हो। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, अगर आई कीप डूइंग दिस हुँ, मीन्स आई एम नर्वस, इफ आई एम कीप डूइंग दिस दैट मीन्स आई एम बोर्ड, जो हम ऐसे करके बैठ जाते हैं, ठीक है। हुँ, इफ आई एम डूइंग लाइक दिस दैट मीन्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हुँ, if I'm doing like this, restless, right? So these are something जो हमें नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा इंटरव्यू के टाइम पे ना पेन टिक 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 करते हैं, नहीं करना चाहिए। यू आर एक्चुअली डिस्टर्बिंग समबडी, राइट? तो वो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जनरली लोग पॉकेट्स में हैंड डाल के भी बैठ जाते हैं, रिलैक्स होके पॉकेट्स में हैंड डाल लेंगे, तो नहीं करना चाहिए। चाहे आप खड़े हो चाहे आप बैठे हो, वो नहीं करना। और बहुत सारे ऐसे भी करके शो करते पड़े, तो ये भी नहीं करना। वट यू कैन डू इज, आपके हैंड्स है यहाँ पे रखिए, आराम से रिलैक्स, ठीक है। हैंड जेस्चर, अगर आपको कुछ बात करनी है यूज़ योर हैंड्स, ऐसा नहीं है ऐसा है, ऐसा आराम से, ठीक है। बी कंफर्टेबल, और सामने वाले को भी अनकंफर्टेबल ना लगे। तो ये सब कुछ आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में ध्यान रखेंगे। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तो एज़ अ करियर, एज़ अ कम्युनिकेशन कोच, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके पास सबसे ज़्यादा हेल्प के लिए आते हैं? Okay. As although I trained 5 to 50 years of age group, 5 से 50 years तक कोई भी कम्युनिकेशन सीख सकता है। इवन दो बियॉन्ड दैट 50 इट्स नॉट अ नंबर कि उसके बाद नहीं सीखा जा सकता, सीखा जा सकता है, बट वो लेवल्स अलग अलग हो जाते हैं। सो जो मोस्ट आई वुड से ईगर टू लर्न होते हैं वो होते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स, बिकॉज उनको चाहिए होता है जॉब, जॉब मार्केट में भी जाना है। हाँ, एस्पिरेशन प्रोफेशनल्स, या जिनको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, करंटली दे आर वर्किंग बट दे वांट ग्रोथ इन देयर करियर, तो वो लोग भी बहुत आते हैं। अभी मैंने रिसेंटली देखा है कि जो हाउसवाइफ हैं, जो कहीं पर कभी काम करते थे लेकिन अब घर पे हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो मार्केट में दोबारा अपना करियर स्टार्ट करें, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी आते हैं पेरेंट्स जो पीटीएम पे इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि बच्चे तो इंटरनेशनल स्कूल में जा रहे हैं, हम नहीं गए कभी इंटरनेशनल स्कूल में, सही बात। तो वो कैसे कॉन्फिडेंटली पीटीएम में टीचर से बात करें, या किटी पार्टीज में भी यू नो एंजॉय अपना बाइक अपना, ठीक है। हाँ। तो वैसा करें। तो वो लोग बहुत आते हैं। ये हम कह सकते हैं एज 20 to 35 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, मेल फीमेल बोथ। अच्छा, जैसे मेरा कोई एक्सेंट है, मान लो मेरा बिहारी एक्सेंट है, या फिर मेरा अवधी एक्सेंट है, यूपी से अवधी एक्सेंट है, या खड़ी बोली बोलने वाला एक्सेंट है, हरियाणा से हो तो हरियाणवी एक्सेंट है, या फिर यूपी का जो खड़ी बोली वाला है मेरठ और मतलब इस तरीके की बोली बोलने वाला अगर मेरा एक्सेंट है, तो मैं एक्सेंट को हटा के इंग्लिश की प्योरिटी कैसे ला सकता हूँ, कम्युनिकेशन में अपनी प्योरिटी कैसे ला सकता हूँ कि बंदे को ये ना लगे कि मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि या तो हम बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं जहाँ पर हमें नहीं होना होता है, या तो हम बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं जहाँ पे हमें लगना नहीं होता कि हम रूड है, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। ये जनरली होता है, जैसे आपने बोला ना रूड हो जाते हैं, ये जनरली होता है जो हम अपने खुद के एक्सेंट में बात कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से भी आप हैं अपने एक्सेंट को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। ये आपका एक्सेंट है, आपको बाय बर्थ मिला है, सो एक्सेप्टेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, नाउ आई वॉन्ट टू इम्प्रूव दिस एक्सेंट। एक्चुअली वो एक्सेंट नहीं है, ये कम्युनिकेशन का, इंग्लिश स्पीकिंग का आप बात कर रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट इंग्लिश और हिंदी, मराठी, बंगाली, ये सब नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिस भी भाषा में आप बात कर रहे हैं वो अच्छे से बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो जानना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप कह रहे हैं, हाँ। सिर्फ स्पेसिफिक इंग्लिश के लिए, तो आप अपना एक्सेंट उसी में बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एक्सेंट नहीं, भाषा को,
इंग्लिश भाषा को, एक्सेंट अमेरिकन हो या कोई और एक्सेंट हो, ब्रिटिश हो, अमेरिकन, नहीं, उस पर हम काम नहीं करेंगे। हम इंग्लिश कैसे अच्छे से बोली जाए उस पर बात करेंगे। तो आप इंग्लिश वोकेबलरी पे काम कीजिए, ग्रामर पे नहीं। हमने क्या कभी हिंदी में बात करते हुए ग्रामर सोची है कि हम सही ग्रामर का यूज़ करें? हिंदी ग्रामर पता है वैसे जनरली क्या होती हाँ, पता है है भाई। ना? कभी सोचते हैं हम कि हिंदी ग्रामर कैसे घुसानी है उसमें बात करते करते वाक्य में? नहीं, मतलब इतना तो कभी नहीं सोचा है। तो इंग्लिश में भी नहीं सोचना से, इंग्लिश में भी अभी नहीं सोचना। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हम कम्युनिकेट करें इंग्लिश में। ग्रामर आ जाएगी, बाय द टाइम आपको आ जाएगी यूज करनी। मतलब चाहे मेरा एक्सेंट ऐसा हो कि रा भाई के कर रहा है, हाँ। या फिर कुछ ऐसा एक्सेंट हो कि भैया गए रहन हुआ, मतलब बहुत बहुत गर्मी पड़त रही, जैसा मर्जी मेरा एक्सेंट हो, और मैं इंग्लिश की फ्लुएंसी लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स में बिल्कुल। अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता हूँ और फिर उस स्किल को एक्वायर कर सकता हूँ। मतलब बेसिकली टूल है, टूल को मैं उस तरीके से सीख सकता हूँ। हाँ, आप जैसे अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखते हैं वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज को सीखिए, बोल के, पढ़ के। बट उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दें। चाहे आप हिंदी बोल रहे हो, चाहे आप क्या नाम मराठी बोल रहे हो, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, चाहे आप अवधी बोल रहे हो, बिहारी बोल रहे हो। Right. बिहारी इज नॉट अ लैंग्वेज, बिहार में भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। वो पूल ऑफ लैंग्वेज है, मैथिली है और भी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो मतलब वो पूल ऑफ लैंग्वेज में से जो भी आप बोलते हो, फर्स्ट लैंग्वेज को अपनी रिस्पेक्ट दो, देन उसके बाद आप इंग्लिश सीखना शुरू करो। राइट, एक्सेप्टेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें बाहर जाके बात करनी बाहर है, जाके बात करनी है, अपनों से थोड़ी बात करनी है उस इंग्लिश लैंग्वेज में। बिल्कुल। क्योंकि हमें बाहर जाके बात करनी है, ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, और वो लोगों को इंग्लिश समझ आती है। हमारे परिवार को तो हमारी नेटिव लैंग्वेज समझ आती है, तो वी आर कंफर्टेबल। बट पैसे के लिए पैसा भी तो चाहिए। हाँ, सही, सबसे सही बात है भाई। पैसा कमाने के लिए आप लोग काफ़ी सारी डिफरेंट स्किल्स जो है वो एक्वायर करनी पड़ती हैं। ये तो है, ये तो इसके लिए हमें स्किल्स जो भी आपको अपने लिए वैलिड लगती है, अपने फील्ड के लिए, अपने सेक्टर के लिए, वो ज़रूर सीखें। और कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपको किसी भी सेक्टर में काम आती है, वेदर यू आर डॉक्टर, वेदर यू आर टीचर, IT प्रोफेशन और CA, और टेक एनी प्रोफेशन, एक्टर इवन दो, तो यू हैव टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। क्रिकेटर ऑफ कोर्स। मतलब अगर गलती से मैन ऑफ द मैच मिल गया तो स्पीच देनी है आपको, स्पीच देनी है फिर आपको। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अलग है। अच्छा, क्रिकेट से याद आया, क्रिकेट की कमेंट्री में अगर आपको जाना है तो क्या उसका रास्ता आरजेइंग वगैरह से होता हुआ जाता है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप ऐसा कहीं पे भी नहीं मेंशन है। अब मैंने मंदिरा बेदी जी को सुना है, क्या वो आरजे थी? नहीं, वो TV एक्टर थी, पर वो कमेंट्री करती हैं अच्छी, बहुत अच्छी करती हैं। बहुत अच्छी करती हैं। राइट, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप अगर अच्छे से उस भाषा को जानते हैं, अपनी भाषा में, प्लस क्रिकेट को अगर आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप क्रिकेट को समझते हैं, आप इंडिया में तो खैर सभी क्रिकेट के फ़ैन हैं, बट अगर आप उसकी डिटेल इन डेप्थ नॉलेज जानते हैं और आप उसको ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हो, उनको समझा सकते हो सरल भाषा में, तो आप ज़रूर कमेंट्री कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के साथ। एंटरटेनमेंट इज़ अ प्लस पॉइंट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो दीपिका, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे आपके साथ बात करने में। काफ़ी टाइम बाद इस चैनल पे कोई पॉडकास्ट जा रहा है, तो होपफुली ये तुम लोगों का सपोर्ट मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे वापस से उस जोन में आना चाहिए कि मैं सक्सेसफुल लोगों के साथ जो है वो बातचीत करूं, प्लस कुछ काम की स्किल्स जो है तुम लोगों को बताऊं कि काम की स्किल्स कैसे एक्वायर की जाती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, हमारे ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए, प्लस इतनी दूर हमारे पास आने के लिए। हमारे भाई बहुत दूर है इनके घर से स्टूडियो, और गर्मी में आना तवा। बट फॉर हर, अगर आप उनका लिंक्डइन प्रोफाइल देखना चाहते हो, आई बटन पे भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, लिंक दे रखा है मैंने, जाके चेकआउट कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारना चाहते हो, दीपिका के साथ आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे उनको लिंक्डइन पे जाके रीच आउट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो या इस चैनल का कोई भी कंटेंट पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप आगे का कोई भी कंटेंट ना मिस करो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के नमस्ते जी। थैंक यू।